वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्यूटर के कंप्लीट कोर्स में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे डे 4 पर। जैसे कि आप लोग को पता है कि प्रीवियस सेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर हम लोग ने कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करी। हम लोग ने मेमोरी के बारे में पढ़ा, मेमोरी के एडवांस फॉर्म के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो मेमोरी है, मेमोरी का आर्किटेक्चर है, इसके बारे में डिस्कशन किया। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर हार्डवेयर। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या हार्डवेयर और मेमोरी अलग अलग है? देखिए, वैसे मेमोरी क्योंकि एक बेसिक अलग से आपका टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो उसमें भी मेमोरी आता है। कहाँ पर? देखिए, हार्डवेयर नॉर्मली क्या है हम लोग जानते हैं और पढ़ा भी होगा कि जब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, जब हम इन चार अलग अलग डिवाइसेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी? हार्डवेयर की। और जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में और स्टोरेज के बारे में। तो हम लोगों ने मेमोरी और स्टोरेज जो पार्ट है वो पहले ही कवर कर लिया है। और अब हम हार्डवेयर के जो रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे इनपुट डिवाइसेस, कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस से भी कुछ छोटी मोटी और चीज़ें जो बची हुई हैं, है ना, उन पर भी डिस्कशन होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं, है ना। क्वेश्चन आसान होते हैं और जितने आसान क्वेश्चन होते हैं उतने ही ट्रिकी होते हैं। तो बस आप स्मार्टली उनका आंसर कर पाते हैं या नहीं, है ना, यही देखने वाली बात होगी। चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। तो गुड इवनिंग आप सभी को। लेट्स हैव अ लुक गाइस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस के बारे में, तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को पास करते हैं। कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। तो माउस, कीबोर्ड, OCR, BCR, OMR, MICR, स्टाइलस, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, बायोमेट्रिक्स, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन और QR कोड, ये सभी हमारी कैसी हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनते हैं, है ना। तो एक एक करके क्वेश्चन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, माउस, माउस बेसिकली कितने तरीके के होते हैं? तो आंसर है दो तरीके के। जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स हैं वहां पर माउस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है ऑप्टिकल माउस और दूसरा है मैकेनिकल माउस। कौन कौन से? ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल। अगर माउस के ऊपर बटन पूछे जाएं कितने होते हैं तो आप बताएंगे 3 बटन्स होते हैं। कौन कौन से? राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल। माउस की जो टेल है वो किस डायरेक्शन में होती है? तो आंसर है माउस की जो टेल है वो अवे फ्रॉम द यूजर, यानी यूजर से दूर होती है। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है नॉर्मली कि माउस की टेल जो है वो किस डायरेक्शन में होती है? अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, टुवार्ड्स द यूजर या अवे फ्रॉम द यूजर, है ना। तो इस केस में आंसर क्या होगा? अवे फ्रॉम द यूजर। माउस की बात करें तो माउस की जो फाउंडर हैं वो है मिस्टर डोगलस एंजलबर्ट, है ना। डोगलस एंजलबर्ट के नाम से इनको जाना जाता है। वहीं अगर हम माउस की बात करें तो ऑप्टिकल माउस वो माउस कहलाता है जिसमें लाइट होती है, और मैकेनिकल माउस वो माउस होता है जिसमें बॉल लगी होती है ना। तो ये कॉमन से क्वेश्चन है, आप जानते हैं। कीबोर्ड के बारे में बात करें तो कीबोर्ड के फाउंडर कौन है? माउस की तो होगा डोगलस एंजलबर्ट और कीबोर्ड के हैं क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। कौन है? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। कीबोर्ड में नॉर्मली कितनी कीज होती हैं? देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम हैं वहां पर एक स्टैंडर्ड कीज को माना जाता है और वो है 101, 101 कीज होती हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की भी होती हैं, कंट्रोल कीज भी होती हैं, न्यूमेरिक होती हैं, अल्फ़ाबेट होती हैं, स्पेशल कीज होती हैं। अब अगर कीबोर्ड की बात करें कितनी फंक्शन कीज होती हैं तो अगेन ये आपका इंटरेस्टिंग बनेगा, क्योंकि फंक्शन की 12 होती हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 13 गिवन है तो आंसर 13 हो जाता है। क्यों? क्योंकि F1 से लेकर F12 तक 12 और F1 को भी इंक्लूड कर दें तो कितनी हो गई? 13। तो अगर ऑप्शन में 13 है
तो फंक्शन की में हम प्रेफरेंस 12 को नहीं, किसको देंगे, 13 को। लेकिन अगर 13 नहीं है तो आंसर क्या बनेगा, 12। वहीं अगर हम बात करें OCR के बारे में, तो ये क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। OCR का काम होता क्या है, बेसिकली OCR एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है किसी भी, आप कह सकते हैं, पेज को स्कैन करके उसको एडिटेबल मोड में कन्वर्ट करना। यानी किसी भी पेज को वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में एडिटेबल मोड में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है काम OCR का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो स्कैन इमेज को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करती है। अब स्कैन इमेज का मतलब JPG फाइल और टेक्स्ट फाइल का मतलब .txt फाइल, और ये कन्वर्ट करने का काम किसका है, OCR का। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे और लिखेंगे OCR सॉफ्टवेयर, तो आपको वहां पे कन्वर्टर मिलेंगे। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जो रेलवे के टिकट हैं या जो मार्कशीट हैं उनमें बदलाव हो जाता है ना, बहुत आसानी से किया जा सकता है। और ये किस सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर है आपका OCR, जो डायरेक्ट परमिशन देता है किसी भी शीट को स्कैन करके, और उसमें एडिटिंग करने की परमिशन जो देता है वो है OCR, है ना, समझ गए। BCR क्या है, बारकोड रीडर। जितने भी मॉल्स में हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं, उन प्रोडक्ट को रीड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बारकोड रीडर का। बारकोड उसमें होते हैं, वो बारकोड क्या इंडिकेट करते हैं, बारकोड को जैसे ही स्कैन किया जाता है हमें पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी है, डिस्पैच डेट क्या है ना, किस दिन वो मैन्युफैक्चर हुआ। तो ये सब बारकोड रीडर के थ्रू हम उसकी इंफॉर्मेशन को फेच कर लेते हैं। OMR शीट हम लोग जानते हैं, जो ऑफलाइन एग्जाम होता है ना, वहाँ पर हम लोग ओवल्स फिल आउट करते हैं, तो उन ओवल्स को स्कैन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, OMR का, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का। MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। चेक को स्कैन करने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है। इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो यहाँ पर एक जनरल आइडिया दे रहे हैं इन सब के बारे में। MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। किसी भी चेक को स्कैन करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। बेसिकली अगर हम चेक की बात करें तो चेक के ऊपर 9 डिजिट का कोड होता है जो 3 में डिवाइड होता है। तो वो जो कोड होता है चेक के ऊपर, उसको रीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के थ्रू। स्टाइलस क्या है, देखिए स्टाइलस बेसिकली एक ऐसा पेन है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट लैपटॉप पे कह सकते हैं या फिर टैबलेट पर हम लिख सकते हैं, और कुछ भी जो हम लिखेंगे वो आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है, स्टाइलस है। जैसे आपने देखा होगा सैमसंग का जो मोबाइल है ना, उसके साथ में कई बार एक स्टिक मिलती है, तो दैट स्टिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टाइलस। अब एक कंफ्यूजन कैंडिडेट को होता है कि सर स्टाइलस में और लाइट पेन में क्या अंतर होता है। बहुत ध्यान से समझो। लाइट पेन का इस्तेमाल हम मॉनिटर के केस में करते हैं, यानी एक बड़ा सा मॉनिटर है, अगर मॉनिटर पर अगर हमें कुछ लिखना है, उस मॉनिटर वाले स्क्रीन पर हमें कुछ लिखना है, तो वो लाइट पेन की मदद से होगा। लेकिन अगर हमें टैबलेट में कुछ लिखना है ना, या लैपटॉप में अगर हमें कुछ लिखना है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, स्टाइलस का। मॉनिटर के केस में किसका यूज करेंगे, लाइट पेन का। समझ गए। स्कैनर क्या है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है टच स्क्रीन। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा ये जो आपकी टच स्क्रीन डिवाइस है ये इनपुट और आउटपुट दोनों है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट क्यों है, हम लोग जानते हैं कि हम अपने थंब की मदद से या फिंगर की मदद से उस स्क्रीन पर मूव करवा सकते हैं, कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। तो यानी वो स्क्रीन कैसी हो गई, टच स्क्रीन इनपुट हो गई, और उसी पर हमें आउटपुट भी दिखता है, तो इसका मतलब वो आउटपुट भी है। समझ गए। यहाँ पर स्कैनर क्या करता है, स्कैनर का काम होता है किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का, तो ये इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, गेम्स को खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। याद रखिएगा कि ये जो जॉयस्टिक के ऊपर जो बटन दिए होते हैं उनको ट्रिगर बोलते हैं, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि जॉयस्टिक के ऊपर जो बटन्स अवेलेबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रिगर। वेबकैम क्या है, वेबकैम आप लोग जानते हैं कैमरा, और कैमरा हमेशा क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। लाइट पेन डिस्कस कर चुके हैं। ट्रैक बॉल क्या होता है,
व्हाट इज ट्रैक बॉल? देखिए, ट्रैक बॉल का मतलब क्या है कि अगर हम माउस को उल्टा कर दें, है ना, तो उसमें एक बॉल हमें दिखती है। अगर हम मैकेनिकल माउस की बात करें तो कुछ वैसा ही होता है आपका ट्रैक बॉल। लेकिन ट्रैक बॉल की एक खास बात होती है, इसका यूज आज भी किया जाता है, और रीजन है, अगर आप कार चला रहे हैं और वहां पर अगर आपको माउस का यूज करना है, तो आप जानते हैं माउस के लिए फ्लैट सरफेस की रिक्वायरमेंट है, जबकि ट्रैक बॉल की मदद से हम किसी भी रफ सरफेस पे बॉल की मदद से मूव करके वहां पर उसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसके लिए कोई फ्लैट सरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यह है आपकी ट्रैक बॉल। टच पैड क्या है? लैपटॉप के केस में जो माउस का सब्सटीट्यूट है वो क्या है? टच पैड है। बायोमेट्रिक्स जानते हैं हम लोग, आइरिस हो गया, थंब इम्प्रेशन हो गया, या रेटिना हो गया, है ना, ये सब अब किस में काउंट होगा? बायोमेट्रिक में होगा। अटेंडेंस भी जो लगती है वो किस में लगती है? बायोमेट्रिक्स की मदद से लगती है, फॉर दी सिक्योरिटी पर्पस, है ना, फॉर दी ऑथेंटिकेशन पर्पस। माइक्रोफोन यानी माइक प्लस ईयरफोन इनपुट है। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। क्यूआर कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड है। क्यूआर कोड क्या करता है? क्यूआर कोड क्रिएटर भी होता है। आप अगर इंटरनेट पर गूगल पे क्यूआर कोड क्रिएटर लिखेंगे तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस लिंक को इंसर्ट करना चाहते हैं। आप जिस भी लिंक को इंसर्ट कर देंगे क्यूआर कोड में, डायरेक्टली स्कैन करके उस वेबसाइट या उस वेब पेज पर पहुंचा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्यूआर कोड। तो यानी किसी भी वेब पेज तक पहुंचने का एक बेस्ट मीन्स है, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये तो बात हो गई थी इनपुट के बारे में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में। वो डिवाइसेस जो हम प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। अब नॉर्मल सी बात है कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सीपीयू की। और सीपीयू तक डेटा पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रैम की। और नॉर्मली अगर हम बात करें कि सिस्टम को ऑन करने में यानी बूट करने में, बूटिंग के समय जो प्रोसेसिंग है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रोम की। हम लोग रैम के बारे में भी पढ़ चुके हैं, रोम के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और सीपीयू के बारे में भी समझ चुके हैं कि सीपीयू किस तरीके से काम करता है ना। वैसे आर्किटेक्चर में इसके बारे में थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे इन डेप्थ में। तो ये तो हो गई प्रोसेसिंग डिवाइसेस, सीपीयू, रैम एंड रोम। नेक्स्ट देखिए, आउटपुट डिवाइसेस के केस में क्या है? मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है और प्रोजेक्टर है। यानी कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? मॉनिटर है। मॉनिटर कौन कौन से होते हैं? एलसीडी, एलईडी, टीएफटी, है ना, ये सब आपके क्या है? मॉनिटर्स हैं। और देखिए, कल भी हमने एक बात आपको बताई थी कि टेक्नोलॉजी में जितनी टेक्नोलॉजी छोटी होती चली जाएगी उतनी ही उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, है ना। जैसे मेमोरी के बारे में कल डिस्कशन हुआ था कि सबसे महंगी जो मेमोरी होती है वो कौन सी है? रजिस्टर। उसके बाद कौन सी महंगी है? तो कैशे। फिर रैम सबसे महंगी है। तो हम यहाँ पर कैशे और रजिस्टर को निगलेक्ट कर देते हैं और हम मेनली जो सबसे महंगी जो डिवाइस है उसको हम क्या मानते हैं? रैम मानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितनी भी आपकी स्मॉलेस्ट डिवाइसेस होंगी, जितनी भी टेम्परेरी होंगी, है ना, इसीलिए उनको टेम्परेरी रखा जाता है, क्योंकि अगर उनको परमानेंट कर देंगे तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए जितनी टेक्नोलॉजी आपकी छोटी होती चली जाएगी कंप्यूटर में, उतनी ही उसकी कीमत क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि हम लोग ने देखा पहले सीआरटी मॉनिटर आते थे, कैथोड रे ट्यूब आते थे, है ना, तो बड़े स्क्रीन होते थे, उसमें टीवी के फॉर्म में होता था, काफ़ी हैवी बॉडी होती थी। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं एलसीडी बेस्ड आ गए हैं, है ना, तो छोटा हो गया है, स्मॉल हो गया है, टीवी कंपैटिबल हो गया है, एलईडी आ गया है, लाइट एमिटिंग डायोड आ गया है ना, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना, तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। इसके बाद हम लोग ने देखा प्लाज्मा टेक्नोलॉजी भी काफ़ी फेमस हुई। तो इन सभी टेक्नोलॉजी में क्या है कि हमारी जो डिवाइसेस है वो कैसी होती चली गई? छोटी। लेकिन उनकी कॉस्ट कैसी होती चली गई? मतलब कॉस्ट में वो सुपीरियर होता चला गया, है ना। जैसे अगर मोबाइल में जितना हैंडी आप जितना हल्का मोबाइल लेंगे, है ना, उतनी ही उसकी कीमत क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें उतना ही अच्छा कोर का सीपीयू लगा होगा या जीपीयू लगा होगा, है ना। मोबाइल में सीपीयू नहीं होते हैं, मोबाइल में जो लगे होते हैं वो क्या होते हैं? जीपीयू होते हैं। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको ग्राफिक कार्ड बोलते हैं, है ना। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि मोबाइल के सेंस में कभी भी सीपीयू का यूज़ नहीं होता, वहाँ पर जीपीयू का यूज़ होता है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं?
जिसको हम कई बार ग्राफिकल कार्ड भी बोलते हैं, है ना, या ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं। तो इसी का यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन्स में। प्रिंटर की बात अभी हम लोग करेंगे बहुत डिटेल में, है ना। प्रिंटर आपके दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर फर्दर डिवाइड होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फर्दर डिवाइड होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो पेपर से डायरेक्टली टच करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो पेपर से डायरेक्टली टच नहीं करता, है ना। तो अच्छा कौन सा माना जाएगा? जो पेपर से डायरेक्टली टच ना करे वो बेटर है, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज ट्रीटेड एज द बेस्ट प्रिंटर। इसके क्लासिफिकेशन पर भी बात करेंगे, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर आपका थर्मल प्रिंटर, इंकजेट, लेजर प्रिंटर, है ना। ये थर्मल, इंकजेट और लेजर क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं, इन पर भी बात होगी। स्पीकर क्या होते हैं? हम लोग जानते हैं स्पीकर बेसिकली आउटपुट डिवाइस हैं। प्लॉटर क्या है? एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्रिंटर इज कॉल्ड एज प्लॉटर। प्रिंटर का भी एक बहुत अच्छा वर्जन क्या है? प्लॉटर है। प्रोजेक्टर क्या है? यानी एक ऐसी स्क्रीन जिसपे हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, एक आउटपुट डिवाइस, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टर। बहुत नॉर्मल सी बात है ना, कुछ भी नया नहीं है। स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क कैसी हैं? मैग्नेटिक डिस्क हैं। सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क कैसी हैं? ऑप्टिकल डिस्क हैं। पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी का फॉर्म है। जिप ड्राइव एक ऐसी ड्राइव होती है जिसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉम्प्रेस करके रख सकते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड जिप ड्राइव। टेप ड्राइव क्या होती है? टेप ड्राइव वो ड्राइव होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट को बैकअप के फॉर्म में मेंटेन करके रखते हैं। जैसे अगर किसी भी बैंक में अगर डेटाबेस ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर वो लोग टेप ड्राइव का यूज़ करते हैं, जो एक तरीके से जिप टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करता है कंप्रेस करने के लिए डेटा को, और हैवी अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकता है, वो है टेप ड्राइव। मेमोरी कार्ड हम लोग जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन में लगा होता है ना, दैट इज कॉल्ड मेमोरी कार्ड फॉर दी स्टोरेज पर्पस, फॉर दी फाइल्स एंड फोल्डर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं, है ना, उनको मोबाइल के केस में हम कहाँ रखते हैं? मेमोरी कार्ड में रखते हैं। ये बेसिकली हो गई आपकी स्टोरेज डिवाइसेस। अब यहाँ तक कुछ भी नया नहीं था, यानी वो नॉर्मल सी ही चीज़ थी जो हम लोग देखते हैं आम जिंदगी में, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब इन पर क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसर देखते हैं। हैव अ लुक, बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस की कैटेगरी में नहीं आती? कीपैड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माउस या ऑल ऑफ दीज? तो पॉइंट एंड ड्रॉ का मतलब क्या है? जैसे माउस आपकी पॉइंट एंड ड्रॉ है ना, उसके थ्रू हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रैक बॉल की बात करें तो वो भी माउस की तरह होता है, तो वो भी पॉइंट एंड ड्रॉ हो गई। टच स्क्रीन की बात करें तो इसके थ्रू भी हम कुछ भी पॉइंट और ड्रॉ कर सकते हैं। माउस तो है ही, बस कीपैड आपकी पॉइंट एंड ड्रॉ नहीं है, यानी कीपैड का मतलब कीबोर्ड हो गया एक तरीके से, है ना, या कीपैड मोबाइल के केस में कीपैड बोल देते हैं। तो जैसे क्वर्टी कीपैड है, क्वर्टी कीबोर्ड है ना, तो ये आपका पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है। वेरी गुड, नेक्स्ट देखिएगा। अ डिवाइस यूज्ड फॉर वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट। ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसकी मदद से वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स यानी फ्लाइट्स को मैनेज किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स को मैनेज किया जा सकता है? तो वो है आपकी जॉयस्टिक। फॉर प्लेइंग गेम्स की बात की जा रही है ना, तो नॉर्मल सी बात है, आंसर क्या होगा? जॉयस्टिक होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए। द अनअटेंडेड इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन और एटीएम इज कॉल्ड एज। कह रहा है एटीएम जैसी ही एक इंटरैक्टिव मशीन है, इसको क्या बोला जाता है? यानी यहां पर मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, यहां मैनुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ऐसी मशीन को क्या बोलते हैं? इस तरीके की मशीन को कायोस्क बोलते हैं, यानी फर्स्ट वन यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। आपने अगर वो मशीन देखी हो जिसमें हम लोग अपने अमाउंट को, अपने पैसे को जमा करवाते हैं, है ना, डिस्पेंस करते हैं, तो वो भी कायोस्क होती है। या वो मशीन जिसमें हम अपने
बैंक की जो हमारी बुक होती है, पासबुक होती है, उसको हम ऑटोमेटिकली प्रिंट करवा लेते हैं, है ना। तो उसके ऊपर भी आपने देखा होगा लिखा होता है कायोस्क। तो जितने भी इंटरैक्टिव मशीन्स होती हैं दैट आर कॉल्ड एज कायोस्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क बाई पेंसिल और पेन। पेन और पेंसिल आ गया और मार्किंग की बात की जा रही है, इसका मतलब आंसर क्या होने वाला है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है, वेरी गुड। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस? इनमें से सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? माइक्रोफोन और प्रिंटर। देखिए माइक्रोफोन तो इनपुट है लेकिन प्रिंटर आउटपुट है। स्कैनर या मॉनिटर, स्कैनर इनपुट है लेकिन मॉनिटर आउटपुट है। डिजिटल कैमरा इनपुट है, स्पीकर आउटपुट है। कीबोर्ड और माउस आपकी क्या है? इनपुट है। तो कॉमन इनपुट डिवाइस क्या हो गई आपकी यहाँ पर? दैट इज कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है। एन ऑप्टिकल माउस यूज्ड, ऑप्टिकल माउस में किसका यूज होता है? इंफ्रारेड लाइट का, लाइट एमिटिंग डायोड का, सेंसर का, माइक्रोवेव का, या ऑल ऑफ दीज का? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। तो ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिक का मतलब क्या होता है? लाइट। तो ऑप्टिकल माउस में किसका यूज होगा? लाइट एमिटिंग डायोड का, यानी एलईडी यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिकल माउस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्टिकल माउस को किसने इंट्रोड्यूस किया, कब किया? तो ऑप्टिकल माउस को इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, कब? 1999 में। तो आंसर बनेगा फर्स्ट वन, माइक्रोसॉफ्ट 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस टेक्निक इज यूज्ड टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज, माउस की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को देखा जा सकता है, वो क्या है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक, शिफ्ट क्लिकिंग, विच इज द करेक्ट वन? तो हम जानते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज के लिए हम राइट क्लिक करते हैं, तो आंसर क्या होगा? थर्ड वन, दैट इज राइट क्लिकिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इज बिल्ड बाय, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा यहाँ पर। हाँ, मैं आपके कमेंट्स भी देखता रहता हूँ, तो जो भी पहले हम पढ़ा चुके हैं अगर उसमें से कोई डाउट हुआ करे, है ना, या फिर जो पढ़ा रहे हैं अगर इसमें से कोई डाउट हुआ करे, तो मीन वाइल आप पूछते रहा करिए कमेंट बॉक्स में ना, मैं लगातार देखता रहता हूँ आपके कमेंट्स भी। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इज बिल्ड बाय, जो पहला जो कंप्यूटर माउस है वो किसने बनाया? तो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि माउस जो बनाया है वो किसने बनाया है? डोगलस एंजल बर्ट ने। तो आंसर फर्स्ट वन आपका करेक्ट होगा। और यही अगर कीबोर्ड पूछा जाता तो आंसर क्या हो जाता? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, ना, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, द माउस जनरली हैज, माउस में कितने बटन होते हैं? 2, 3, सेवरल, ईदर वन और 2, या ऑल ऑफ दीज? देखिए इस क्वेश्चन को मैक्सिमम कैंडिडेट गलत करते हैं एग्जाम में और 2 बटन्स लगा कर आते हैं, जबकि करेक्ट आंसर होगा 3 बटन्स। कौन कौन से? राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और स्क्रॉल। राइट, लेफ्ट और स्क्रॉल, ये टोटल आपके 3 बटन्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, गुड वन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ माउस? माउस टोटल कितने तरीके के होते हैं? मैकेनिकल, जनरल, ऑप्टिकल मैकेनिकल, ऑप्टिकल या जनरल, ऑप्टिकल या लाइट, या ऑल ऑफ दीज? तो हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि माउस जनरली 2 तरीके के होते हैं, एक ऑप्टिकल जो लाइट के फॉर्म में चलता है और दूसरा मैकेनिकल जिसमें बॉल लगी होती है। तो यानी सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू वी कॉल द कीज दैट चेंज द मीनिंग ऑफ व्हाट यू टाइप? उन कीज को हम क्या बोलते हैं जो चेंज कर देते हैं मीनिंग को ही जब हम उसको टाइप करते हैं या जब हम उन कीज को प्रेस करते हैं? तो हम जानते हैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करने पर सिलेक्ट ऑल हो जाता है, कंट्रोल बी करने पर बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल सी करने पर कॉपी, कंट्रोल डी करने पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है, सो ऑन। तो इसका मतलब ये कीज कौन सी होंगी? मॉडिफायर कीज होंगी। यानी जब 2 कीज को हम प्रेस करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? बदल जाता है, दैट आर कॉल्ड एज मॉडिफायर कीज। अब मॉडिफायर कीज कौन कौन सी होती हैं? देखिए मॉडिफायर कीज वो कीज होती हैं जो अकेले काम नहीं करती, किसी दूसरे के साथ में काम करती हैं
और अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं, है ना। जैसे कंट्रोल मॉडिफायर है, ऑल्ट मॉडिफायर है, शिफ्ट मॉडिफायर है ना। तो कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट ये तीन कीज होती हैं जो मॉडिफायर कीज में काउंट होती हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, बताइएगा क्या फंक्शन की को भी मॉडिफायर की कैटेगरी में रखेंगे या नहीं, बताइए। whether the function key kept under the category of modifier key or not। स्क्रॉल बॉटम में आता है क्या? देखिए स्क्रॉल का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, यानी जो हॉरिजॉन्टल बार दिया होता है वो वर्टिकल बार दिया होता है ना, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। तो माउस के जो बीच वाला जो स्क्रॉल बटन होता है ना, जिसके थ्रू स्क्रॉल किया जाता है, तो उससे पेज क्या होता है, अप एंड डाउन होता है ना। अप भी होता है और डाउन भी होता है पेज। बताइए फंक्शन की क्या मॉडिफायर की कैटेगरी में आएंगी या नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ममता जी का कहना है नहीं आएंगी, विकास कुमार जी कह रहे हैं कि फंक्शन कीज मॉडिफायर कीज नहीं है। वेरी गुड। ऐसा क्यों? क्योंकि फंक्शन कीज अपने आप में काम करती हैं, है ना। जैसे F1 की हेल्प, F2 टू रीनेम एनी फाइल और फोल्डर, F3 फॉर सर्च, है ना, एंड सो ऑन। तो ये खुद भी काम कर रही हैं, अकेले काम कर रही हैं। तो अभी हमने क्या बताया, मॉडिफायर कीज वो कीज होती हैं जो अकेले काम नहीं करती और किसी दूसरे के साथ में काम करके खुद की प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं, है ना। जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी या शिफ्ट या ऑल्ट, ये होती हैं मॉडिफायर कीज। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, when a key is pressed on the keyboard, which standard is used for converting the keystroke into the corresponding bits। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि 99% कैंडिडेट्स इसका आंसर गलत देते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको वहां पर भी कई जगह पर गलत आंसर देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन की कई सारी खास बात है। तो बताइए आप क्या होना चाहिए इसका आंसर। व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड, जब कोई भी की प्रेस की जाती है कीबोर्ड पर, तो कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जो कन्वर्ट करता है की के स्ट्रोक्स को बिट के फॉर्म में? आंसी, आस्काई, ईबीसीडीआईसी, आईएसओ या ऑल ऑफ दीज, बताइए। देखिए वैसे यहां पर सही जो आंसर इसका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आस्काई वैल्यू होती है ना। जैसे ए की एक आस्काई वैल्यू होगी, बी की एक आस्काई वैल्यू होगी, सी की एक आस्काई वैल्यू होगी। ऐसे जितने भी करेक्टर हैं सबकी आस्काई वैल्यू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबकी आस्काई वैल्यू है। एट दी रेट, है ना, या जो स्पेशल सिंबल्स हैं उनकी भी आस्काई वैल्यू है। लेकिन आंसर आस्काई नहीं है, आंसर है इसका आंसी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड। तो आस्काई क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये कोड है। इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड विच कोड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग बिट, है ना। अगर कोड पूछा जाता तो आंसर क्या हो जाता, आस्काई। अगर स्टैंडर्ड पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। कॉमन सेंस का यूज करना है। तो स्टैंडर्ड कहां पर आ रहा है, क्या आस्काई में आ रहा है, क्या ईबीसीडीआईसी में आ रहा है, क्या आईएसओ में आ रहा है ना। आईएसओ में बिल्कुल आ रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, लेकिन वो अलग चीज हो गई है ना। हम लोग जानते हैं कि आईएसओ का यूज कहां पर हुआ था, जब हम लोग ने ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स की बात करेंगे तो वो जो ओएसआई मॉडल है ना, वो किसने दिया, आईएसओ ने दिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा दिया गया। तो यहां जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आंसी होगा। समझ में आ गया? बस ये याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन में कि कब आंसी होगा और कब अस्काई होगा, है ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर स्टैंडर्ड हुआ तो आंसी, अगर विच कोड इज यूज्ड हुआ तो अस्काई। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए,
व्हाट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू क्लीन स्मज्ड कीज ऑन अ कीबोर्ड। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो अभी हाल ही में DSSB के एग्जाम में भी पूछा गया है ना। तो देखिए दिल्ली सबऑर्डिनेट के एग्जाम में तक पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। व्हाट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू क्लीन दी स्मज्ड कीज, कह रहा है कीज गंदी हो जाती हैं कीबोर्ड में, अब उसको किसकी मदद से साफ किया जाए। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। TMC सॉल्वेंट, सिलिकॉन स्प्रे, डीनेचुर्ड अल्कोहल, ऑल पर्पस क्लीनर या ऑल ऑफ दीज, इन सभी का। तो आंसर यहां पर आपका बनेगा सिलिकॉन स्प्रे, यानी कीज को क्लीन करने के लिए क्या आता है, एक स्प्रे आता है दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन स्प्रे। सेकंड करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट की बटन इज फाउंड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड। देखिए क्वेश्चन आसान है, हमने पहले ही कहा था क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन ट्रिकी है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर कोई नहीं पढ़ता, छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन को, और यहीं से ही ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। बताइए, व्हाट की बटन इज फाउंड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड। कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट पर कौन सी की होती है, टैब, कैप्स, डिलीट, एस्केप या ऑल ऑफ दीज। बहुत ही कॉमन सा है, एस्केप की होती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर। तो आंसर क्या होगा, दैट इज एस्केप, यानी फोर्थ वन। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ की इज प्रेस्ड अ कीबोर्ड इंटरैक्ट्स विद, कह रहा है जब की प्रेस की जाती है तो कीबोर्ड जो है वो इंटरैक्ट करता है किससे। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड काम कैसे करता है, सेंसर की मदद से, कीबोर्ड कंट्रोलर की मदद से, कीबोर्ड बफर की मदद से, बोथ सेकेंड एंड थ्री यानी कंट्रोलर और बफर दोनों का काम होता है, या ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने समझा। जब की को प्रेस किया जाता है तो कीबोर्ड जो है वो इंटरेक्ट करता है कीबोर्ड कंट्रोलर के साथ और कीबोर्ड बफर के साथ, यानी आंसर होगा बोथ 2 and 3 इज द करेक्ट वन। तो यहां पर फोर्थ आपका वैलिड आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, द जॉय स्टिक इज अ डैश स्टिक। जॉय स्टिक हम लोग जानते हैं प्लेइंग गेम्स के लिए यूज होती है। ये किस तरीके की स्टिक है, दैट मूव्स द ग्राफिक कर्सर इन द डायरेक्शन द स्टिक इज मूव्ड। तो जॉयस्टिक किस तरीके की स्टिक है, पैरेलल, हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट, वर्टिकल या ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज वर्टिकल डिस्क। याद रखिएगा जॉयस्टिक कैसी है, वर्टिकल डिस्क की कैटेगरी में आती है ना, वर्टिकल इन शेप होती है। वेरी ट्रू। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरा किस तरीके की डिवाइस है। देखिए कई बार कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि कैमरा एक आउटपुट डिवाइस है ना। तो कैमरा तो कभी आउटपुट डिवाइस हो ही नहीं सकती, कैमरे से हमेशा हम क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, दिस इज ऑलवेज एन इनपुट डिवाइस, है ना। तो वही छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जिनमें कैंडिडेट कंफ्यूज हो। नेक्स्ट देखिए, अ बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ BCR। बार कोड रीडर किस तरीके की डिवाइस है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, इनपुट है, आउटपुट है, नन ऑफ दीज। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, MICR हो, OMR हो, BCR हो, QR हो, है ना, ये सारी डिवाइसेस हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो आंसर क्या होगा, थर्ड वन, इनपुट डिवाइसेस। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी डिवाइस आउटपुट नहीं है, प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर या नन ऑफ दीज। तो प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। तो आंसर क्या होगा यहां पर, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस एंड दिस इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। सबसे ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन है, बताइए सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। अब देखो ये काफी कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, क्योंकि अब क्वेश्चन यहां पर जो कंफ्यूज होता है कैंडिडेट, वो होता है माउस लगाएं या कीबोर्ड लगाएं, क्योंकि माउस भी इनपुट है और कीबोर्ड भी इनपुट है। माउस का भी यूज ज्यादातर होता है और कीबोर्ड का भी यूज ज्यादातर होता है। तो इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहां पर सही आंसर जो होगा वो होगा दैट इज कीबोर्ड, है ना। कीबोर्ड को मोस्ट वाइडली यूज्ड वाली इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि माउस का यूज ना भी करें, है ना, तब भी काम चल जाएगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कंसोल यूजर इंटरफेस, जैसे डॉस के केस में, है ना, वहां पर तो माउस का यूज नहीं होता है, कीबोर्ड का यूज होता ही होता है। और GUI के केस में कीबोर्ड के साथ माउस का भी यूज होता है ना। इसलिए यहां पर हम प्रेफरेंस किसको देंगे? CUI और GUI दोनों में यूज होने वाले डिवाइस, दैट इज कॉल्ड कीबोर्ड। नेक्स्ट देखिए, द व्हील्स लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन ऑन अ माउस इज यूज टू। कह रहा है जो व्हील लोकेटेड होता है दो बटन्स के बीच में माउस में, उसका काम क्या करने का होता है? तो अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जो व्हील लगा होता है वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल बार या वर्टिकल बार की तरीके से अप डाउन या राइट और लेफ्ट करने में मदद करता है ना। राइट और लेफ्ट तो हम उसी की मदद से कर सकते हैं, बटन की मदद से, लेकिन अप एंड डाउन करने का काम किसकी मदद से होता है? स्क्रॉल की मदद से। तो आंसर होगा बिल्कुल फोर्थ इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स। इनमें से कौन सी डिवाइस डिजिटल इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती है? डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो डिजिटल कैमकॉर्डर इनपुट है, माइक्रोफोन इनपुट है, स्कैनर इनपुट है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज। ये सभी आपकी डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं। दीज ऑल आर दी डिजिटल इनपुट डिवाइसेस। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ अ लैपटॉप इज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पॉइंटिंग डिवाइस से क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर में जिसे पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान सा था, लेकिन कैंडिडेट गलत कराए। क्वेश्चन था माउस इज डैश टाइप ऑफ डिवाइस, और ऑप्शन में दिया हुआ था इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, है ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कैंडिडेट वहां पर आंसर लगाकर आए इनपुट डिवाइस, जबकि सही आंसर होना चाहिए था पॉइंटिंग डिवाइस। क्यों? क्योंकि माउस को हमेशा सबसे पहले हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं और बाद में इसे इनपुट कैटेगरी में रखते हैं, है ना। तो अगर इनपुट और पॉइंटिंग में से कोई एक सिलेक्ट करने को दिया जाए तो आंसर क्या होगा? हमेशा पॉइंटिंग होगा। डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ अ लैपटॉप कौन सी होती है? दैट इज टच पैड। माउस की जगह पर क्या यूज होता है लैपटॉप में? टच पैड का। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब हमने यहां पर आपको यह भी बता दिया है कि कौन कौन सी डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको हम पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में रखते हैं। तो माउस पॉइंटिंग है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग है, टच पैड पॉइंटिंग है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सभी डिवाइसेस आपकी कैसी हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, है ना। और एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बनता है कि नीचे दी हुई डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस पॉइंटिंग नहीं है। तो अगर ये आप सीक्वेंस आपको याद रहेगा, ये नाम आपको याद रहेंगे, तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी डिवाइस पॉइंटिंग की कैटेगरी में नहीं आती है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक एंड कैप्स लॉक आर विच टाइप ऑफ कीज। हम लोग जानते हैं नंबर्स को एक्टिवेट करने के लिए नम लॉक, स्क्रॉल को एक्टिवेट करने के लिए स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक फॉर अपर केस एंड लोअर केस। तो विच टाइप ऑफ कीज, ये कैसी कीज हैं? मॉडिफायर हैं, फंक्शन है, टॉगल है, स्पेशल कीज हैं या नन ऑफ दीज हैं? बताइए। सही है, ममता, मैथ्स, विकास, विकास कुमार, बिल्कुल सही। नहीं, वन नहीं होगा, मॉडिफायर नहीं है। देखिए अभी हमने बताया था मॉडिफायर कीज कौन कौन सी होती हैं? कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, ये मॉडिफायर हैं। लेकिन लॉक वाली जितनी भी कीज होती हैं वो आपकी टॉगल कीज होती हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा? टॉगल कीज। याद रखिएगा, वो कीज जिनके लास्ट में लॉक लगा होता है उनको हम टॉगल कीज बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। देखिए टॉगल कीज को उनके लिए बनाया गया जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं।
टॉगल कीज बेसिकली क्या करती हैं, ये स्टिकी कीज की तरीके से होती हैं जो साउंड प्रोड्यूस करने लगती हैं। हर एक के कंप्यूटर में अगर जैसे 5 टाइम्स अगर आपके पास एसर का लैपटॉप है तो उसमें आप 5 टाइम्स को नमलॉक दबाएंगे, है ना, तो आपकी जो कीज होंगी वो साउंड प्रोड्यूस करने लगेंगी। तो ऐसे ही हर एक सिस्टम में अलग अलग होता है, किसी में नम लॉक, किसी में स्क्रॉल लॉक, किसी में कैप्स लॉक। प्रेस करने पर कीज जो है वो टॉगल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वो लोग जो देख नहीं सकते, जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, है ना, वो आवाज सुन के पहचान लेते हैं कि कौन सी कीज दब रही है और किसका क्या फंक्शन है ना। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, टॉगल कीज बोला जाता है। समझ में आ गया। मॉडिफायर कीज और कॉम्बिनेशन कीज में क्या डिफरेंस है। देखिए, कॉम्बिनेशन कीज टर्म ही गलत है ना। कॉम्बिनेशन की का कोई मतलब नहीं है। जैसे कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, है ना, इससे हम बोलते हैं 3 फिंगर की, बेसिकली इसका यूज होता है ना, 3 फिंगर की। बाकी जितनी भी कीज जो किसी के साथ में यूज हो रही हैं उनको मॉडिफायर कीज बोलते हैं, है ना। और कॉम्बिनेशन कीज बचपन में पढ़ा करते थे, लेकिन जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है ना, उसमें कॉम्बिनेशन कीज कुछ भी नहीं होता। या तो स्पेशल कीज होती हैं, या न्यूमेरिक होती हैं, या अल्फा न्यूमेरिक होती हैं, यानी अल्फाबेट्स वाली होती हैं, या टॉगल होती हैं, या मॉडिफायर होती हैं। बस यही कैटेगरी होती हैं आपकी कीज की, या फंक्शन कीज होती हैं, है ना। तो ये आपकी सारी कीज लिखी भी हुई हैं यहाँ पर। अब एट दी रेट, है ना, या फिर कॉपीराइट का सिंबल, या टीएम ट्रेडमार्क का सिंबल, ये सब आपके स्पेशल कीज में आ जाएगा। हैश, एट दी रेट, एस्ट्रिक का साइन, है ना, ये सब आपकी स्पेशल कीज में काउंट करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, द सीपीयू इज लोकेटेड इन डैश, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहां पर लोकेटेड होता है। सीपीयू का मतलब प्रोसेसर, तो प्रोसेसर कहां लोकेटेड है, प्रोसेसर में नहीं, रजिस्टर में बिल्कुल नहीं, मेमोरी यूनिट में ना, सिस्टम यूनिट में बिल्कुल सही। तो आंसर क्या है, फोर्थ, दैट इज सिस्टम यूनिट। देखिए, सिस्टम यूनिट क्या होता है, सिस्टम यूनिट का मतलब होता है वो बॉक्स, खाली बॉक्स, है ना, जिसमें हम सीपीयू को रख सकते हैं, सीपीयू को एम्बेड कर सकते हैं उसके अंदर सीमॉस भी लगा सकते हैं, उसके अंदर हम रैम को भी रखते हैं, रोम को भी रखते हैं, हार्ड डिस्क को भी रखते हैं, बसेस से भी कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो खाली केस है ना, दैट इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट, यानी एसयू। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन, कंप्यूटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है, बताइए। नैनो सेकेंड, किलो सेकेंड, गीगाहर्ट्ज, मेगाबाइट, या नन ऑफ दीज। बहुत बढ़िया। बताइए। तो देखिए, स्पीड ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है, सीपीयू की स्पीड या प्रोसेसर की स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड पूछें इसका मतलब सीपीयू की स्पीड पूछी जा रही है या प्रोसेसर की स्पीड पूछी जा रही है। सीपीयू और प्रोसेसर की स्पीड को हर्ज में मेजर करते हैं, किसमें, हर्ज में, HERTZ। लेकिन पुराने जमाने में हम प्रोसेसर की स्पीड को किप्स और मिप्स में मेजर करते थे, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और बाद में इसको जाकर हम किस में मेजर करने लगे, हर्ज में, जिसको कहा जाता है क्लॉक रेट, है ना, क्लॉक रेट भी तो बोलते हैं। तो प्रोसेसर या कंप्यूटर की जो यूनिट होती है वो क्लॉक रेट भी सही है, किप्स और मिप्स भी अगर पुराने समय में जाए तो वो भी सही है, और लेटेस्ट अगर हम बात करें तो हर्ज सही है ना। तो यहां पर क्या हर्ज दिया हुआ है, बिल्कुल गीगा हर्ज यहां पर गिवन है, तो आंसर क्या होगा, गीगा हर्ज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट इंक्लूडेड एज मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, इनमें से सीपीयू का मेन कंपोनेंट कौन सा नहीं है, रजिस्टर सेट, एएलयू, कंट्रोल, इनपुट आउटपुट डिवाइस, या नन ऑफ दीज। तो सीपीयू का काम क्या होता है, कंट्रोल करने का, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये भी सीपीयू का पार्ट है, रजिस्टर यानी मेमोरी यूनिट, ये भी सीपीयू का पार्ट है। लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइस सीपीयू का काम नहीं है, और ये हम लोगों ने समझा था मेमोरी एड्रेस के केस में, है ना। जब हम मेमोरी की बात करते हैं, जब हम सीपीयू की बात करते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि इनपुट आउटपुट वाला काम जो है वो सीपीयू से ना करवाया जाए। तो इनपुट आउटपुट में अगर सीपीयू बिजी हो जाएगा, है ना, तो फिर तो काम बनेगा ही नहीं,
तो इसलिए सीपीयू कहा जाता है कि आप इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। वेरी गुड, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड? तो इंटेल का जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है या प्रोसेसर है वो कौन सा था? तो दैट इज बहुत ही आसान सा आंसर है ना, 4004 इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर। तो प्रोसेसर की शुरुआत बेसिकली इंटेल ने ही की है ना, और पहला कौन सा है? 4004। नेक्स्ट देखिए, इन द सीपीयू व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कंट्रोल यूनिट? सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट होती है, जो सीयू होती है, उसका काम क्या होता है? गलत करते हैं कैंडिडेट इस क्वेश्चन को भी। डिकोड करने का, लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का, स्टोर करने का, ट्रांसफर डेटा टू प्राइमरी स्टोरेज, या ऑल ऑफ दीज? बताइए, देखते हैं आप लोग क्या सही आंसर दे पाते हैं। तो पहला आंसर आ रहा है, ममता जी कह रही हैं फर्स्ट होना चाहिए यानी डिकोड करने का। विकास जी कह रहे हैं यहां पर फिफ्थ होना चाहिए यानी ऑल ऑफ दीज। देखिए बहुत सिंपल है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? डिकोड करने का होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को। तो बिल्कुल यहां पर फर्स्ट ही वैलिड आंसर है, टू डिकोड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, दैट इज द वर्किंग ऑफ अ कंट्रोल यूनिट, है ना। कंट्रोल करने का मतलब क्या है? कंट्रोल करने का मतलब ही यही है कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको कंप्यूटर को समझाना है, और इसी को क्या बोलते हैं? डिकोडिंग। करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, it is the computational center of the CPU। very important question। CPU की कंप्यूटेशनल सेंटर किसे बोला जाता है? कंप्यूटेशन का मतलब जहां पर कैलकुलेशन होती है। तो कंप्यूटर में कैलकुलेशन कहां पर होती है? रजिस्टर में, एएलयू में, फ्लिप फ्लॉप में, मल्टीप्लेक्सर में, या कंट्रोल यूनिट में? तो आसान सा है, जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में होती है यानी एएलयू में होती है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड वन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? सीपीयू में एएलयू भी तो है, बिल्कुल है एएलयू, देखिए सामने ही आ गया। तो सीपीयू के तीन ही आपके पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को ही तो रजिस्टर बोलते हैं, है ना। और सीयू का काम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? डिकोड करने का। करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू द सीपीयू वाया। जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, या फिर आपकी कोई भी पेन ड्राइव हो गई, या आपने कुछ भी पोर्ट से कनेक्ट किया, तो वो सीपीयू से कनेक्ट होता है यानी प्रोसेसर से कनेक्ट होता है। किसके थ्रू? एसडी रैम के थ्रू, कंट्रोल सर्किट के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू, बस के थ्रू, या ऑल ऑफ दीज? तो हम जानते हैं कनेक्ट कोई भी चीज होती है ना, तो वो वायर के थ्रू होती है यानी बसेस के थ्रू होती है, केबल के थ्रू होती है, कह सकते हैं। तो आंसर क्या होगा यहां पर? बस इज द करेक्ट आंसर। 31 में एएलयू का यूज लॉजिक आते हैं पीछे। इन द सीपीयू व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ अ सीयू? कंट्रोल यूनिट की फंक्शनैलिटी क्या है ना। एएलयू का यहां पर कोई डिस्कशन ही नहीं है ना। अर्थमेटिक से क्या मतलब है? यहां पर डिकोडिंग की बात हो रही है ना, और डिकोड करने का काम किसका है? सीयू का है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट देखिए, तो यहां पर क्या है? बस है। 34 क्वेश्चन, विच बस इज यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द सीपीयू? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी कौन सी बस है जो मॉनिटर और सीपीयू को कनेक्ट करती है? सिंगल बस, एससीएसआई बस, मल्टीपल बस, रैम बस, या ऑल ऑफ दीज? बताइए। जब हम आपको पढ़ा रहे थे हार्ड डिस्क, तो वहां पर हमने डिस्कस आपसे किया था कि हार्ड डिस्क के केस में तीन तरीके की केबल का यूज होता है। कौन कौन सी? पहली थी साटा केबल, पाटा केबल
और तीसरी थी SCSI इंटरफेस, है ना, यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। बिल्कुल यहां पर आंसर क्या होगा, ये जो SCSI इंटरफेस है यही कनेक्ट करता है मॉनिटर को किससे, CPU से। वेरी गुड, तो आंसर इज SCSI बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट स्टोर्स द इमीडिएट डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जगह जो है वो इमीडिएट डेटा को रखती है ताकि CPU डेटा यहां से ले पाए, है ना। तो CPU डेटा बेसिकली कहां से लेता है एग्जीक्यूट करने के लिए, रैम से लेता है ना, रैम से ही तो लेता है। तो क्या यहां पर रैम गिवन है, रैम तो गिवन ही नहीं है। अब कह रहा है इट स्टोर्स द इमीडिएट डेटा, इमीडिएट का मतलब तुरंत, अगर रैम से नहीं लेगा तो इसका मतलब रजिस्टर में डेटा मिल जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर। तो देखो इस क्वेश्चन में दो आंसर बन सकते थे, रैम भी यहां पर ज्यादा वैलिड होता, है ना, अगर रैम दिया होता तो। लेकिन अगर रैम नहीं गिवन है तो इमीडिएट का मतलब क्या है कि सीपीयू के अंदर ही क्या होता है, रजिस्टर। सबसे पहले सीपीयू डेटा कहां खोजेगा, रजिस्टर पे। रजिस्टर में नहीं मिलेगा, कहां जाएगा, नहीं मिलेगा तो जाएगा सीधे किसके पास में, कैशे के पास में। कैशे के पास नहीं मिलेगा, कहां जाएगा, रैम के पास में। रैम के पास नहीं मिलेगा, कहां जाएगा, हार्ड डिस्क के पास में। तो इमीडिएट का मतलब क्या हो गया, रजिस्टर। वेरी गुड, नेक्स्ट देखिए, द साइज ऑफ द रजिस्टर इज कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। हमने आपको बताया था कि जो रजिस्टर का साइज है वो प्रोसेसर के साइज के इक्विवेलेंट होता है ना। जितना प्रोसेसर होगा उतना ही रजिस्टर का साइज होगा, याद आया आप लोग को। तो इसका मतलब द साइज ऑफ द रजिस्टर इज कॉल्ड रजिस्टर साइज, नहीं ये तो अपने आप में ही हो गया, ये नहीं होगा। क्लॉक साइज, तो क्लॉक का यूज तो स्पीड के लिए करते हैं, ये भी नहीं। डेटा साइज, डेटा से कोई मतलब ही नहीं है। वर्ड साइज यहां पर करेक्ट होगा, दैट इज वर्ड साइज के बराबर ही होता है रजिस्टर का साइज, है ना। तो यहां पर फोर्थ आपका वैलिड आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रक्शन रेट ऑफ अ सीपीयू इज मेजर्ड इन। सीपीयू का जो इंस्ट्रक्शन रेट है, यानी इंस्ट्रक्शन रेट कहें या सीपीयू की स्पीड बोलें या प्रोसेसर की स्पीड बोलें या कंप्यूटर की स्पीड बोलें, है ना, बात तो एक ही चल रही है। और अभी हमने डिस्कस किया था आपके साथ में कि अगर कंप्यूटर, सीपीयू, प्रोसेसर, इन सभी की स्पीड के बारे में बात होगी तो आंसर क्या होगा, हर्ज होगा। ढूंढ लो हर्ज दिया है क्या, नहीं दिया। हर्ज नहीं दिया तो इसका मतलब क्लॉक रेट हो सकता है, क्लॉक रेट दिया है क्या, नहीं दिया। तो इसका मतलब अब पुराने जमाने में चले जाओ, तो हमने क्या बताया था, किप्स और मिप्स दोनों सही हैं। तो किप्स दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। मिप्स दिया है, नहीं दिया। तो आंसर क्या होगा, किप्स, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। समझ में आ रहा है। तो किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड भी इसको बोलते हैं और 1000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड भी इसको बोलते हैं, क्योंकि किलो बोले या थाउजेंड्स बोले बात तो एक ही। नेक्स्ट, लेटेस्ट क्लॉक रेट ऑफ अ प्रोसेसर इज। देखो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमाया जा सकता है ना। इसका भी ये क्वेश्चन जो है वो लाइव एग्जांपल है। लेटेस्ट क्लॉक रेट यानी प्रोसेसर की जो लेटेस्ट स्पीड है वो क्या है। अब यहां पर आंसर हर्ज भी गिवन है, किप्स भी है, मिप्स भी है, गीगा हर्ज भी है, मेगा हर्ज भी है। लेटेस्ट पूछ रहा है, इसका मतलब किप्स और मिप्स तो होगा नहीं। हर्ज तो यूनिट है, तो यानी लेटेस्ट के केस में हर्ज भी नहीं होगा। अब या तो गीगा होगा या मेगा होगा, है ना। तो आप जानते हैं लेटेस्ट के केस में आंसर सही क्या होगा, दैट इज गीगा हर्ज। तो यानी फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, सिस्टम यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग ने देखा था कि जो सीपीयू है, जो प्रोसेसर है ना, वो कहां पर लगा होता है। तो आंसर था कि सिस्टम यूनिट में लगा होता है। और सिस्टम यूनिट क्या है, ये एक बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट। और इस सिस्टम यूनिट को और किस किस नाम से हम जान सकते हैं, कंप्यूटर केस भी कह सकते हैं, कंप्यूटर टावर भी कह सकते हैं, कंप्यूटर चेसिस भी कह सकते हैं। तो आंसर होगा 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही आपके वैलिड आंसर हैं। तो आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सिस्टम यूनिट कंटेन्स।
सिस्टम यूनिट में क्या क्या चीजें होती हैं? अब सिस्टम यूनिट का मतलब वही जो चेसिस अभी हम लोग ने डिस्कस करी है ना, या कंप्यूटर टावर या चेसिस। तो सिस्टम यूनिट में क्या क्या होता है, अब उसके अंदर हम क्या क्या लगा सकते हैं? सीपीयू लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। रैम लगा सकते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। ग्राफिक कार्ड यानी जीपीयू लगा सकते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट या ग्राफिक कार्ड का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, है ना। जितने भी हाई एंड डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, या जितने भी आप कह सकते हैं जो आपके हाई एंड प्रोसेसिंग पर काम करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग पर काम करते हैं, ग्राफिक्स वाले जो होते हैं, है ना, वो सब ग्राफिक कार्ड का यूज करते हैं मेनली ऑडियो वीडियो पर्पस के लिए। पावर सप्लाई, बिल्कुल पावर सप्लाई यानी एसएमपीएस भी सिस्टम यूनिट का ही पार्ट है। स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ऑल ऑफ दीज यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। फिफ्थ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू। ये सीपीयू का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक मतलब सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कंप्यूटेशन करे, जो कैलकुलेशन करे, और जो पार्ट कैलकुलेशन करता है उसी को ही बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है ना। तो आंसर क्या होगा? एएलयू। कैलकुलेशन करने का काम किसका होता है? एएलयू का। दैट्स व्हाई एएलयू इन द सीपीयू इज कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट देखिए, अ डम्ब टर्मिनल इज। डम्ब टर्मिनल कैसा टर्मिनल माना जाता है? देखिए, दो तरीके के टर्मिनल होते हैं कंप्यूटर में, एक डम्ब होता है और एक एक्टिव टर्मिनल होता है। डम्ब टर्मिनल वो टर्मिनल्स होते हैं जिनकी खुद की प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, और एक्टिव टर्मिनल वो टर्मिनल होते हैं जिनकी खुद की प्रोसेसिंग पावर होती है। जैसे डम्ब टर्मिनल मतलब जैसे कीबोर्ड और स्क्रीन, है ना, ये इनकी खुद की प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, तो ये डम्ब टर्मिनल में आएंगे। एटीएम मशीन्स, कायोस्क, ये सब आपके किस में काउंट होंगे? दीज आर कॉल्ड एज स्मार्ट टर्मिनल्स। इनकी खुद की प्रोसेसिंग पावर होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्किटेक्चर ऑफ अ सीपीयू इंक्लूड। सीपीयू यानी प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है वो किससे मिलके बना होता है? तो सीपीयू के आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं? रिस्क, सिस्क, बोथ ऑफ दीज, सीयू, एएलयू, एमयू, या फिर रजिस्टर? बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्वेश्चन बहुत क्लियर है। सीपीयू के आर्किटेक्चर में दो चीजें होती हैं, एक सिस्क और एक रिस्क, यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, है ना, और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं क्या? आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू। करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, among these which is not the basic function of CPU। इनमें से सीपीयू का बेसिक फंक्शन कौन सा नहीं है? फैच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, कंट्रोल करना, या स्टोर करना? तो कल के ही सेशन में बात हुई थी कि सीपीयू के चार इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। फैच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है ना। इन तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात हुई थी। और याद करिए, मैंने आपको बताया था कि एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन भी होता है सीपीयू का, स्टोर करने का, है ना। यह मेनली तो हम तीन बोलते हैं लेकिन काउंट चार भी करते हैं। तो फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर ये मेन फंक्शन है, जबकि कंट्रोल इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू। तो इसको हम किनारे कर देते हैं। फोर्थ होगा यहां करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो प्रोसेसर कम्स अंडर विच जनरेशन? माइक्रो प्रोसेसर को किस जनरेशन में रखा जाता है? देखिए, जनरेशन की नॉर्मली अगर हम बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन, ट्रांजिस्टर सेकंड, थर्ड में आपका नॉर्मल प्रोसेसर आता है ना, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आता है, या थर्ड में हम इंटीग्रेटेड सर्किट को भी रख सकते हैं, है ना, या नॉर्मल प्रोसेसर को भी रख सकते हैं, बात एक ही है। और फोर्थ में आता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो आंसर क्या होगा? दैट इज फोर्थ जनरेशन।
फिफ्थ में आता है नॉलेज बेस्ड सिस्टम KBS, रोबोट आते हैं फिफ्थ जनरेशन में, है ना। तो ये आपकी फिफ्थ जनरेशन हो गई। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोट हो गया, नॉलेज बेस्ड सिस्टम है, तो ये सब फिफ्थ जनरेशन है। जबकि फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, बहुत ही कॉमन सा है। तो आई होप सो कि ये 45 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे होंगे, है ना। और इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गलत नहीं होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, है ना। अब आपकी 2 दिन की लीव यहाँ पर रहेगी बिकॉज ऑफ रक्षाबंधन, है ना। दो दिन के बाद आप उस शीट में देख सकते हैं, वहाँ हमने अपडेट भी किया हुआ है। और लगातार जो भी सेशन हम पढ़ेंगे, है ना, वो जो शीट आपकी ईमेल पर दी गई है उसमें अपडेट भी होता रहेगा साथ साथ। So that's all for today, guys. Happy Raksha Bandhan to all of you, and enjoy the festive season, enjoy the festival, revise the sessions, and best of luck. Do your best, forget the rest. Thank you very much, guys. Bye bye and take care.